हम लोग देखेंगे सेलों का मिश्रित संयोजन। लास्ट टाइम देखा गया था सेलों का श्रेणी संयोजन और सेलों का समांतर संयोजन। मिश्रित संयोजन में क्या है, देखिए एक जो है एक पंक्ति है, एक लाइन है, इसमें n सेलें हैं, n सेलें, ऐसे n सेलें हैं, n सेलों की m पंक्तियां हैं। ऐसे हर सेल का विद्युत वाहक बल E है, हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और सभी सेलों से जो धारा बहेगी ऐसे वो आएगी इस बाह्य प्रतिरोध में जोड़ा गया है। बाह्य प्रतिरोध का मतलब आपको मालूम है, कोई वैद्युत उपकरण है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करनी है, हमें इसमें इसको यूज में लेना है। चाहे बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, कूलर हो सकता है, फैन हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम धारा कब बहेगी। मैक्सिमम धारा, अधिकतम धारा चाहिए हमको। तो शुरू करते हैं हम। इसमें n हर एक पंक्ति में कितने सेल हैं, n सेल हैं, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है। तो लिख देते हैं, माना n सेलों की m पंक्तियां मिश्रित क्रम में जोड़ी गई है। n सेलों की m पंक्तियां मिश्रित क्रम में जोड़ी गई हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। नोट कर लीजिए। अब इतना हम मिटा दे रहे हैं ऐसे। स्मॉल r है, ठीक। अब देखिए एक पंक्ति में कितने सेल हैं, n। तो लिखते हैं यहां पर प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल बराबर n E प्लस E प्लस E प्लस E कहां तक, n तक। तो प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल बराबर n E इसका भी होगा, n E इसका भी होगा, n E, और दो बिंदुओं के बीच में है तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, n E। प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल टोटल सेल के विद्युत वाहक बल यानी बिंदु ए और बी के बीच के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सभी पंक्तियां दो बिंदुओं ए और बी के बीच में जोड़ी गई हैं। तो लिख सकते हैं प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बराबर n E। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल भी n E होगा। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल n E होगा। क्यों? इसलिए कि हर एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल n E है और दो बिंदुओं के बीच में है, तो इसलिए ए और बी के बीच का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, n E। प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस कहां तक, n तक। तो कितना होगा, n R प्रत्येक पंक्ति का। और परिपथ का, इसको कहा जाए परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध n R n R n R n R n R कहां तक, m तक। तो लिख सकते हैं अब यहां पर
परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/r बराबर 1/nr प्लस 1/nr प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, यम तक। कितनी पंक्तियां हैं, यम पंक्तियां हैं, यम। तो 1/r बराबर m/nr। तो लिख सकते हैं r डैश बराबर 1/r बराबर m/nr। इतना पहले नोट कर लीजिए। वन अपान आर डैश बराबर यम अपान एन आर। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, एन आर बटे यम। अब देखिए इस टोटल का जो है आंतरिक प्रतिरोध जो आया, टोटल आंतरिक प्रतिरोध वो आया एन आर बटे यम, और उसके सीरीज में जोड़ा गया है एक बाह्य प्रतिरोध। तो लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर बटे एम। ये हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना आया था, यानी कुल विद्युत वाहक बल आया था कितना, यानी हमें निकालना है परिपथ में बहने वाली धारा। परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल यानी E और कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल एन आर बटे एम। नोट कर लीजिए इसको। इसको और आगे अगर बढ़ा दिया जाए तो यह होगा I बराबर यम जाएगा ऊपर, यम एन ई अपान यम कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन स्मॉल आर। ये निकला हमारा आई की वैल्यू। ए आई मैक्सिमम कब होगा, हमें चाहिए मैक्सिमम करंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम सेल की वैल्यू बढ़ा दें या पंक्तियों की वैल्यू बढ़ा दें, धारा बढ़ जाएगी, लेकिन एम बढ़ाएंगे तो एम नीचे भी है, एन बढ़ाएंगे तो एन नीचे भी है, ऊपर भी बढ़ेगा नीचे भी बढ़ेगा, धारा में बहुत परिवर्तन नहीं होगा। हमें मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा, देखिए जब यह मैक्सिमम तभी होगा जब नीचे वाला ये डिनोमिनेटर यानी हर क्या हो, मिनिमम हो। लिख सकते हैं आई के अधिकतम मान के लिए, आई के अधिकतम मान के लिए, इसका मान अधिकतम तभी होगा मान के लिए यम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए तभी हो पाएगा ये। अब इसका न्यूनतम मान कब होगा, एम आर प्लस एन आर के न्यूनतम होने के लिए। अब कब न्यूनतम होगा, देखिए इसको नोट कर लीजिए।
न्यूनतम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए, एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर को लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर अब प्लस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर। इसमें इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें हमने क्या किया, माइनस, इसमें क्या किया हमने, माइनस 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर घटा दिया, और प्लस 2 अंडर रूट एम आर अब प्लस अंडर रूट एन आर जोड़ दिया। देखिए कोई अंतर नहीं। फिर देखिए, एम आर प्लस एन आर बराबर लिख सकते हैं एम आर अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर एन एम आर, अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर, इसका मतलब एन आर। इसमें कोई अंतर नहीं। इसमें क्या किया हमने, -2 अंडर रूट एम आर, एम कैपिटल आर है, अंडर रूट एम कैपिटल आर, क्या किया हमने, घटाया, और अंडर रूट एन आर, और यह अंडर रूट एम कैपिटल आर है, जितना घटाया उतना जोड़ दिया। तो यह हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में प्लस इतना जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो गया, बराबर, बराबर लिख दे रहा है। क्या लिखेंगे इसको, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर, इतना इक्वल टू आया। ये एम आर प्लस एन आर बराबर इतना आ गया। ये बताइए, इसमें दो टर्म हो रहे हैं, यह जो टर्म है अंडर रूट एम आर और एन आर कभी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान जीरो हो ही नहीं सकता। बाह्य प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये तो दोनों जीरो हो ही नहीं सकते। ये दोनों ये जो है अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर, ये जीरो हो सकते हैं, क्योंकि इसका सब्सट्रैक्शन है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो, 4 - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन 4 × 4 0 नहीं होगा। तो ये मान न्यूनतम तभी होगा जब इसका मान क्या हो, 0 हो। यही 0 हो सकता है, ये 0, आप कहेंगे क्यों नहीं 0 हो जाएगा, यह 0 हो नहीं सकता है, कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन दो संख्याओं का अंतर 0 हो सकता है जब दोनों संख्याएं क्या हो, बराबर हो। तो देखिए, इसको नोट कर लीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए, लिख देंगे इसमें एम कैपिटल आर प्लस एन आर के न्यूनतम होने के लिए अंडर रूट एम आर माइनस ए स्मॉल आर का होल स्क्वायर का मान 0 होगा। शून्य कर दे रहे हैं, अंडर रूट एम कैपिटल आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर बराबर 0, या अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर बराबर 0, या अंडर रूट एम आर बराबर अंडर रूट एन आर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो एम कैपिटल आर बराबर एन आर। और यह हो जाएगा कैपिटल आर बराबर एन आर बटी एम। ये क्या है, आर डैश है। आर डैश क्या है, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध। ये अब मिटा दे रहे हैं, इसका काम हो गया। कुल आंतरिक प्रतिरोध ए आर बराबर एन आर बटी एम बराबर आर डैश
ये इतना है क्या, ये परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। आर बराबर, यानी आर क्या है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है, और एन आर बाई एम क्या है, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। यानी नीचे वाला एम आर प्लस एन आर न्यूनतम कब होगा, जब परिपथ का बाह्य प्रतिरोध सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो, उस समय आई का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां लिख सकते हैं आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम बराबर फार्मूला लिख सकते हैं एम एन ई अपान एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। ये हमारे पास फार्मूला है, इतना था। तो इस आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एन आर बटी एम। तो लिख देंगे एम एन ई अपान एम इंटू आर की जगह पर एन स्मॉल आर बटी एम प्लस एन आर। एम से एम कैंसिल, ऊपर हो गया एम एन ई अपान एन आर मिल करके 2 एन से एन कैंसिल, 1/2 तो कांस्टेंट है, आई इंटू एम आई इंटू ई बटे आर। ई बटे आर क्या है, एक सेल से बहने वाली धारा। अगर पंक्तियों की संख्या बढ़ा दें एक पंक्ति की, तो उतनी गुनी धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये कहलाएगा आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम बराबर इतना हो गया। ये अब देखिए इसी फार्मूले में एक बार आर की जगह पर रखिए, स्मॉल आर की जगह पे रखिए वैल्यू, देखिए क्या आता है। ये हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध है। यहां से स्मॉल आर बराबर हो जाएगा एम कैपिटल आर बटे एन। इस फार्मूला में स्मॉल आर की जगह पर एम कैपिटल आर बटे एन रख रहे हैं। तो देखिए आई मैक्सिमम इस समय भी बहेगी, आई मैक्सिमम बराबर एम एन ई अपान एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर की जगह पर एम कैपिटल आर बटे एन से एन कैंसिल, यह हो जाएगा एम ई अपान एम आर मिल करके 2 एम से एम कैंसिल, यह हो गया 1/2 गुणे एन गुणे ई बटे आर। ई बटे आर क्या है, एक सेल से बहने वाली धारा। अगर हम सेलों की संख्या बढ़ा दें तो उतनी गुनी धारा बढ़ जाएगी। पंक्तियों की संख्या बढ़ा दें तो भी धारा बढ़ेगी, सेल की संख्या बढ़ा दें तो भी धारा बढ़ेगी। हमारे लिए लाभ ही लाभ है। और ये लाभ कब होगा, ये लाभ कब होगा, ये लाभ तब होगा जब सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाए। तो लास्ट में हम नोट लिख दे रहे हैं, यहां पर नोट कर लीजिए इसको, फिर नोट लिख लीजिए। पूछता है कि सेलों का समांतर संयोजन लाभदायक कब होता है। ये तो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूला को ऐसे आई मैक्सिमम बराबर एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर। नोट कर लें इसको। लिख दीजिए नोट में लिख दीजिए सेलों का समांतर मिश्रित, सेलों का मिश्रित संयोजन लाभदायक तब होता है जब सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के बराबर हो। नोट कर लीजिए इसको।
हाँ देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल 2 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 18 सेलों को बाह्य प्रतिरोध 1 ओम के साथ किस प्रकार संयोजित करें कि परिपथ में अधिकतम धारा प्राप्त हो। धारा का मान भी बताइए, धारा का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो लिखिए क्या क्या दिया है। गिवन दैट क्या दिया है, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर दिया है 2.0 वोल्ट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल आर से 0.5 ओम, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर 1 ओम, इतना दिया हुआ है। कह रहा है कि 1 ओम के साथ किस प्रकार 18 सेल है, 18 सेलों को कैसे जोड़ें कि अधिकतम धारा मिले इसमें। तो लिख देते हैं इसमें, माना n सेलों की m पंक्तियां, n सेलों की m पंक्तियां जोड़ी गई हैं, इसलिए n गुणे m बराबर 18, n गुणे m बराबर 18, यानी n सेलों की, n सेल है और पंक्तियों की संख्या m है, तो कुल सेलों की संख्या n गुणे m बराबर कितना होगा, 18 होगा। अब देखिए परिपथ में बहने वाली धारा का फार्मूला याद रखेंगे आप। परिपथ में बहने वाली जो धारा होती है, फार्मूला अभी निकाला गया है, I बराबर m n e अपान m कैपिटल R प्लस स्मॉल n r। कह रहा है कि अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा कब बहती है, अधिकतम धारा के लिए कैपिटल R बराबर n r बटे m। अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। तो बाह्य प्रतिरोध का मान है 1 in गुणे और स्मॉल r का मान है 0.5 बटे m। तो देखिए कितना हो जा रहा है, m बराबर 0.5 m, ऐसे नीचे निकाले, m बराबर 0.5 n, या n बराबर क्या लिख सकते हैं, m बटे 0.5 या 10 m बटे 5 बराबर 2m, n बराबर आ गया 2m। अब इसको समीकरण नंबर 2 कर दे रहे हैं। समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 क्या था, m गुणे n बराबर 18 था समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, जब रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो m गुणे 2m बराबर 18, तो यह कितना हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर 18 बटे 2 बराबर 9। तो m बराबर कितना आ गया, 3, m बराबर 3। m का मान समीकरण 2 में रखने पर, m का मान समीकरण 2 में रखने पर m का मान
समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो n बराबर 2 गुणे 3, n बराबर क्या आ गया 6, यानी एक पंक्ति में कितने सेल लगेंगे 6। एम पंक्तियों की संख्या है, कै पंक्तियां होगी 3, 6 सेलों की कितनी पंक्तियां, कर कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 6 सेलों को 3 पंक्तियों में जोड़ेंगे, 6 सेलों को 6 सेलों की 3 पंक्तियां जोड़ी जाएंगी। ऐसे 6 सेल रहेंगे, ऐसे 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ऐसे 6, ऐसे ही कितनी रहेंगी, ऐसे ऐसे 3 पंक्तियां रहेंगी, ऐसे जोड़ेंगे। तो धारा कितनी बहेगी, देखिए आई बराबर, आप सबकी वैल्यू रख दीजिए, आई बराबर यम की जगह पर कितना था, यम की जगह पर 3, एन के जगह पर 6, ई के जगह पर विद्युत वाहक बल 2.0, एम के जगह पर 6, एम की जगह पर 3, कैपिटल आर का मान 1, एन के जगह पर 6, स्मॉल एन आर होता है, स्मॉल एन 0.5। इसको सॉल्व कर दीजिए, 36 18, 18 दूनी 36, नीचे 3, अधन 6 25 30, 3, यह हो गया 36 होगा, 38 लिख दिए, क्यों गड़बड़ हो रहा है, 36, 6 दूनी 12 आई 36, यह हो जाएगा कितना 36 बटे 3 3 6 बराबर 6 एम्पियर। कितनी धारा बहेगी, 6 एम्पियर की धारा बहेगी। तो मैक्सिमम धारा निकल गई। और कैसे जोड़ेंगे, 6 सेलों की 3 पंक्तियां जोड़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए।